हाँ ठीक है, तो माइक्रो प्रोसेसर्स का इंट्रोडक्शन देख लिया था, प्रोग्रामिंग मॉडल देख लिया था और कुछ इंस्ट्रक्शंस देख लिए थे 8 बिट और 16 बिट वाले, है ना। अब 8085 माइक्रो प्रोसेसर का आर्किटेक्चर और पिन डायग्राम देख लेंगे। उससे पहले हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देख लेते हैं कुछ, कि कहाँ से स्टार्ट हुआ था। तो सबसे पहले इन्वेंशन ऑफ ट्रांजिस्टर हुआ था 1947 में। ये चीज़ पढ़ लेना, मैं बस जल्दी से गो थ्रू कर रहा हूँ। 1959 में इंटीग्रेटेड आईसीज आई थी, मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट आए थे। इंटीग्रेटेड सर्किट्स में क्या होता है कि एक सिलिकॉन चिप होती है या सेमीकंडक्टर चिप होती है। उस चिप में मल्टीपल ट्रांजिस्टर्स होते हैं, ठीक है, बहुत सारे मल्टीपल ट्रांजिस्टर्स लग सकते हैं। धीरे धीरे ट्रांजिशंस ये जो ट्रांजिस्टर्स के नंबर थे एक आईसी पे, वो धीरे धीरे बढ़ते गए, है ना। पहले कम ट्रांजिस्टर से एक आईसी पे, फिर जैसे जैसे एडवांसमेंट हुई तो धीरे धीरे ज़्यादा नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स आने लगे। तो इसके ऊपर मूरेज लॉ बना था एक 1965 में, जिसमें उन्होंने ये कहा था, मूरेज ने ये कहा था कि नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स पर आईसी, मतलब एक आईसी के अंदर नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स जो हैं वो हर 18 मंथ में डबल होंगे, ठीक है। और इसको पैकिंग डेंसिटी भी बोलते हैं, मतलब नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स पर आईसी जो पैकिंग डेंसिटी है वो हर 18 मंथ में डबल होगी, ठीक है, ये उन्होंने कहा था। इसके इसके बाद 1971 में पहला माइक्रो प्रोसेसर आया था 4004, इंटेल ने निकाला था 4 बाइट्स डेटा के साथ, ठीक है, मतलब 4 बाइट की मेमोरी थी उसमें, ठीक है। अ, उसके बाद इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन हुआ था पहले माइक्रो कंट्रोलर का, 8048 इंटेल नाम था उसका, ठीक है, 1976 में। इसके बाद अ, ये कुछ इवोल्यूशन ऑफ आईसी टेक्नोलॉजी है, मतलब जैसे मैं बता रहा था ना, धीरे धीरे करके नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स पर आईसी बढ़ते गए। तो ये वही चीज़ है कि पहले इन्वेंशन ऑफ ट्रांजिस्टर, फिर डिस्क्रीट कंपोनेंट्स आए, फिर इसके बाद क्या हुआ कि एक आईसी के अंदर मल्टीपल डिवाइसेस डाले गए, मल्टीपल ट्रांजिस्टर्स वगैरह इंक्लूड किए गए एक ही आईसी में, ठीक है। तो स्टार्टिंग में जो 100 से लेके 10 से लेके 100 तक जो ट्रांजिस्टर्स या डिवाइसेस होते थे एक आईसी में, उसको एसएसआई बोलते थे, स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन, ठीक है। एग्जांपल है लॉजिक गेट और फ्लिप फ्लॉप वगैरह। फिर 100 से 1000 हुआ नंबर, तो उसको मीडियम स्केल इंटीग्रेशन बोल दिया, जैसे एग्जांपल है काउंटर डिकोडर। फिर जब 1000 से 2000 हुआ तो एलएसआई, मतलब लार्ज स्केल। फिर और बड़े तो वेरी लार्ज स्केल, और अब जो चल रहा है वो अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन चल रहा है, जैसे 64 माइक्रो प्रोसेसर, 64 बिट माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है। तो ये इवोल्यूशन ऑफ आईटी टेक्नोलॉजी था, आईसी टेक्नोलॉजी, सॉरी। फिर इसके बाद इवोल्यूशन ट्री ऑफ माइक्रो प्रोसेसर है, मतलब स्टार्टिंग में 4004 आया था, फिर 8008 आया था, फिर 8080, फिर 8085, है ना। ये हम पढ़ने वाले हैं, मतलब ये वाला हमारे सिलेबस में ये हम पढ़ते हैं। फिर इसके बाद और पेंटियम आए, फिर डुओ को कोर डुओ आया, फिर वो आया कोर i3 i5 i7, इस तरह से आते चले गए, ठीक है। तो ये जो 8085 था, इसमें 8 बिट डेटा लाइन्स हैं और 16 बिट एड्रेस लाइन, ठीक है, ये तो पहले से पता है। और इसके अलावा माइक्रो कंट्रोलर था, माइक्रो कंट्रोलर आईसी थी 8048 और 8051, ठीक है, याद कर लेना, पूछा जा सकता है कि एग्जांपल दो माइक्रो कंट्रोलर आईसी के। इसके बाद ये कुछ आईसीज हैं, कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होती हैं, बस इंफॉर्मेशन की बात है, ये पूछा नहीं जाएगा मोस्ट प्रोबेबली। इसके बाद टिपिकल फीचर्स ऑफ माइक्रो प्रोसेसर, मतलब स्मॉलर साइज होता है, लोअर कॉस्ट होती है, हायर रिलायबिलिटी होती है, लोअर प्रोसेसिंग कंजप्शन होता है, वर्सेटिलिटी होती है, मतलब फ्लेक्सिबल होता है, बहुत सारे एप्लीकेशंस में यूज हो जाता है छोटा सा माइक्रो प्रोसेसर। फिर मोर पावरफुल भी आने लगे हैं अब तो बहुत सारे माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है। इसके बाद है कि नेमिंग 8085 की वही क्यों पड़ी, ठीक है। तो 80, जो पहला 80 है वो इसीलिए था कि 80s की डिकेड में ये चीज़ बनी थी, है ना, 80 की डिकेड में ये चीज़ बनी थी, तो उससे पहला 80 आ गया। फिर उसके बाद 8 है, वो 8 क्यों है, 8 बिट डेटा लाइंस की वजह से। ये जो दूसरा 8 है उसका मीनिंग है 8 बिट एएलयू डेटा साइज, ठीक। और ये जो 5 है उसका मीनिंग है +5 वोल्ट्स पावर सप्लाई, मतलब 5 वोल्ट की पावर सप्लाई देनी पड़ती है, तभी ये माइक्रो प्रोसेसर ऑन होता है, ठीक है। इसके बाद जो इसका एडवांस वर्जन आया था वो था 8086, जिसके नेम में कोई लॉजिक नहीं है, ऐसा नहीं है कि 6 का मतलब 6 वोल्ट है,
6 का मतलब बस ये है कि 5 के बाद जो एडवांस वर्जन था उसको बस 6 से नाम दे दिया, ऐसे कुछ खास नाम नहीं था उसका। इसके बाद 8085 माइक्रो प्रोसेसर शुरू करता है। लिमिटेशंस बताऊंगा उससे पहले पढ़ लेते हैं कि 8085 माइक्रो प्रोसेसर में है क्या। अ, इसमें एक्चुअल में इसका नाम जो था वो 8085A है, उसको कॉमनली 8085 बोल देते हैं बस। इसमें मतलब 8 बिट डेटा होती है और 16 बिट एड्रेस है, तो बता ही चुका हूँ। तो एक फॉर्मूला होता है कि 2 टू द पावर d इंटू एन, सॉरी 2 टू द पावर n इंटू d इज इक्वल्स टू टोटल कैपेसिटी ऑफ मेमोरी। टोटल कैपेसिटी ऑफ मेमोरी अभी कैसे है, 2 टू द पावर n, n का मतलब है नंबर ऑफ एड्रेस लाइंस, ठीक है, जो कि 16 है इसमें। और d का मतलब है नंबर ऑफ डेटा लाइंस, यानी 8 है इसमें। तो इतने नंबर ऑफ बिट्स मेमोरी 8085 सपोर्ट करता है, जो कि अल्टीमेटली अगर सॉल्व करेंगे हम तो क्योंकि ये बिट्स में है तो इसको बाइट में करने के लिए 8 को कंज्यूम कर लेंगे, 2 टू द पावर 6 बाइट्स हो जाएगा और ये हो जाएगा 64 किलोबाइट्स। ये टोटल मेमोरी आ जाएगी जो सपोर्ट करता है 8085। इसके बाद इसकी जो आईसी है, जो माइक्रो 8085 माइक्रो प्रोसेसर की आईसी है, उसमें 40 पिन है टोटल, ठीक है। और इसमें +5 वोल्ट पावर सप्लाई लगती है और ये ऑपरेट करता है 3 मेगा हर्ट्ज क्लॉक फ्रीक्वेंसी पर। ये तो मैंने बता दिया कि क्लॉक की जरूरत क्यों पड़ती है सिंक्रोनाइज करने के लिए। इसके बाद जो इसका 8085, जिसको हम 8085A बोलते हैं जनरली, उसका जो एडवांस वर्जन था थोड़ा सा, उसको बोलते थे 8085A2। तो ये जो A2 वाला एडवांस वर्जन था, इसमें 3 मेगा हर्ट्ज के बजाय 5 मेगा हर्ट्ज, मैक्सिमम 5 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पर ये ऑपरेट कर सकता था, ठीक है। अ, और ये 8085 जो था ये बना था 8080 से, हाँ, इसका एडवांस वर्जन था 8085A, ठीक है। हाँ, तो अब इसमें क्या था, इसको हम बोलते थे अपवर्ड कैप, इसको हम अपवर्ड कंपैटिबल बोलते हैं। अपवर्ड कंपैटिबल का क्या मीनिंग होता है कि जो भी 8080 के इंस्ट्रक्शंस थे, वो सारे इंस्ट्रक्शंस 8085A में भी थे। मतलब जो इसका प्रोग्राम था वो इसका प्रोग्राम में भी रन, मतलब इसमें भी रन हो जाएगा, ठीक है। ये अपवर्ड कंपैटिबल है। बस कुछ एक्स्ट्रा इंस्ट्रक्शंस थे जो 8085A में ऐड हुए थे, ठीक। इसके बाद अ, जो पिन्स हैं माइक्रो प्रोसेसर 8085 माइक्रो प्रोसेसर की आईसी की, जो पिन्स हैं उनको इन 6 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। और ये 6 कैटेगरीज कौन कौन सी हैं? एड्रेस बस, डेटा बस, कंट्रोल एंड स्टेटस सिग्नल्स, पावर सप्लाई एंड फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स, एक्सटर्नली इनिशिएटेड सिग्नल्स और सीरियल आईओ पोर्ट्स, ठीक। ये 6 हैं, इनको डीपली पढ़ेंगे। हाँ, उनको सीरियल डेटा ट्रांसफर लाइन्स भी बोलते हैं। इसको अभी डिटेल में देखते हैं एक एक करके। सबसे पहले एड्रेस बस। मैंने बताया था कि टोटल 16 बिट्स होती, 16 बिट्स से 16 लाइन्स होती हैं। 16 पिन्स या 16 लाइन या 16 बिट्स कुछ भी बोल लो एड्रेस के लिए 8085 में, ठीक है। और डेटा की होती है 8। अब जो माइक्रो प्रोसेसर है वो या तो एड्रेस प्रोसेस कर सकता है या डेटा प्रोसेस कर सकता है एक टाइम पे, है ना। एक सिंगल मोमेंट पे या तो वो एड्रेस करेगा या डेटा को करेगा। और दोनों हम अल्टीमेटली एक ही जगह से एक्सेस करते हैं। या तो हम डेटा और एड्रेस की जगह अगर हम बात करते हैं तो हमें जो डेटा रीड या राइट करना है वो हमें कहाँ पे करना होता है, या तो मेमोरी पे या फिर हमें आईओ पे करना होता है ना। रीड राइट एक ही सोर्स, मतलब एक ही डेस्टिनेशन या एक ही सोर्स होती है अल्टीमेटली डेटा रीड या राइट करने के लिए। तो हम क्या करते हैं, क्योंकि एक ही सोर्स और एक ही डेस्टिनेशन होती है, या फिर कह सकते हैं कि और एक ही टाइम पे, एक टाइम पे या तो एड्रेस का काम होगा या डेटा का काम होगा। तो हम क्या करते हैं कि अलग अलग डेटा और एड्रेस ना बनाने के बजाय हम 16 जो हमने एड्रेस लाइंस बना रखी हैं उनमें से ही हम जो लोअर 8 बिट्स होती हैं या 8 पिन्स होती हैं उसको हम डेटा पिन्स की तरह भी यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो अ, यहाँ पे लिखा भी है, ये चीज पढ़ लेना कि ए AD0 से AD7 तक और A8 से A15 तक, ये तो हैं डेट एड्रेस और डेटा पिन्स, मतलब दोनों की तरह काम करती हैं ये, इसीलिए AD है नाम में।
और ये सिर्फ इसमें AD नहीं है, सिर्फ A है, तो ये सिर्फ एड्रेस की तरह काम करती हैं। ठीक है, ये टोटल 16 हो गई और ये 8 हो गई, जो कि एड्रेस और डेटा दोनों की तरह काम करती है। एक टाइम पे या तो एड्रेस की तरह काम करेंगी या फिर डेटा की तरह काम करेंगी। ठीक है, अब क्योंकि एड्रेस हमेशा CPU से मेमोरी की तरफ ही जाएगा, चाहे आप मेमोरी या IO की तरफ ही जाएगा, चाहे आप रीड कर रहे हो या राइट कर रहे हो। ठीक है, तो ये इसीलिए यूनिडायरेक्शनल होती हैं, CPU से यानी माइक्रो प्रोसेसर से मेमोरी या IO की तरफ। ठीक है, जबकि डेटा जो है वो हम रीड भी कर सकते हैं, यानी मेमोरी IO से मेमोरी और IO से CPU माइक्रो प्रोसेसर, या फिर माइक्रो प्रोसेसर से मेमोरी और IO पे हम राइट कर सकते हैं। तो ये बाई डायरेक्शनल होती हैं, जो नीचे वाली लाइंस होती हैं, एड्रेस और डेटा दोनों। ठीक, तो यही लिखा है यहाँ पे, ये सब पढ़ लेना। हाँ, एक और चीज़ इसमें, जो A8 से A15 तक की लाइंस होती हैं, तो उनसे जो भी हमें बिट्स मिलती हैं, 8 बिट्स, उस उन 8 बिट्स को हायर ऑर्डर एड्रेस बोलते हैं, हायर ऑर्डर एड्रेस। और नीचे वाली जो होती हैं, AD0 से AD7, जो वो एड्रेस की तरह काम करती हैं, तो उसको बोलते हैं लो ऑर्डर एड्रेस। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इसको हम मल्टीप्लेक्सिंग भी बोलते हैं, मल्टीप्लेक्सिंग एड्रेस डेटा बस। मल्टीप्लेक्सिंग मतलब मल्टीपल यूज करते हैं हम, मल्टीपल तरह से यूज करते हैं एड्रेस और डेटा दोनों की तरह। अब ये एक्चुअल में कैसे काम करता है कि एक टाइम पे वो या तो उसकी तरह काम करे, एड्रेस की तरह, या डेटा की तरह काम करे, वो देख लेते हैं। इसके लिए हम यूज करते हैं ए ALE पिन का यूज होता है इसके लिए। हम्म, यहाँ पे जैसे AD0 से AD7 तक है और AD8 से A15 तक है। ठीक है, A8 से A15 तक है, तो ये तो हमेशा एड्रेस की तरह काम करेगी। डेटा में तो ये कभी यूज ही नहीं होगी, इसीलिए इसको बोल रहे हैं हाई ऑर्डर एड्रेस बस। ठीक है, और ये जो लोअर बिट्स हैं, ये डेटा की तरह भी यूज हो सकती हैं। तो इसके लिए हम या तो हम इसको एड्रेस की तरह यूज करेंगे या डेटा की तरह, वो डिसाइड होगा ALE पिन से। ठीक, अगर ALE पिन पे 1 आता है, मतलब अगर ALE पिन इनेबल है, तो वो यूज होगा एड्रेस की तरह। अगर वो रीसेट है, तो वो यूज होगा डेटा की तरह। ठीक है, इस तरह से कुछ होता है। तो हम इसमें क्या करते हैं कि जैसे मुझे यहाँ पे मेरी मेमोरी लगी हुई है। ठीक है, यहाँ पे मेरी एक मेमोरी लगी हुई है, यहाँ पे मेरी मेमोरी लगी हुई है। तो अब अगर मेरे को इस मेमोरी पे रीड या राइट कुछ भी करना है, तो सबसे पहले तो मेरे को इस मेमोरी को एड्रेस बताना पड़ेगा कि कहाँ से रीड करना है ना। तो होता क्या है जी कि मैंने यहाँ पे क्लॉक लगा रखी है ना। तो जब ये क्लॉक हाई रहती है, तो क्लॉक हाई रहने के साथ मतलब क्लॉक का जब फर्स्ट पार्ट होता है, क्लॉक को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, एक क्लॉक को, एक सिंगल साइकिल को। तो जब हमने उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया, तो जो उसका पहला पार्ट होता है उसमें ALE हाई रहता है। ठीक, और जब ALE हाई रहता है, तो क्या होता है कि ये जो यहाँ पे हमने लैच यूज कर रखा है, ये ट्रांसपेरेंट हो जाता है। ट्रांसपेरेंट होने का मतलब है ये हो या ना हो कोई मतलब नहीं है, एक जैसा इसके होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो होगा क्या कि जब ALE हाई है और ये इनेबल, मतलब ये ट्रांसपेरेंट की तरह काम कर रहा है, तो क्या होता है कि फर्स्ट पार्ट में, क्लॉक के फर्स्ट पार्ट की बात चल रही है अभी, तो जब यहाँ से माइक्रो प्रोसेसर से एड्रेस जाएगा जहाँ पे मुझे रीड या राइट करना है, तो वो क्योंकि ये ALE ट्रांसपेरेंट है, तो वो डेटा इस एड्रेस लाइंस पे, इस मेमोरी तक पहुंच जाएगा। ठीक है, और बाकी जो हायर एड्रेस था वो यहाँ से आता ही रहता है। तो अल्टीमेटली उसकी सारी 16 बिट्स इस मेमोरी को मिल जाएंगी। ठीक है, अब जब वो इसको मिल जाएंगी और ये फर्स्ट पार्ट खत्म हो गया, मतलब इस मेमोरी को पता लग गया कि कौन से एड्रेस से रीड या राइट करना है, फर्स्ट पार्ट खत्म क्लॉक का। अब ये सेकंड और जो थर्ड पार्ट होता है इसका क्लॉक का, तो ALE लो हो जाता है। ठीक है, और जैसे ही ALE लो होगा, तो ये जो एड्रेस लैच है, ये जो लैच है, ये लैच ट्रांसपेरेंट ट्रांसपेरेंसी को हटा देगी और यहाँ से डेटा पास होने को बंद कर दी, मतलब अब ये डेटा पास नहीं होगा यहाँ से। ठीक है,
तो उससे क्या होगा कि अब ये जो प्रोसेसर है ये अपना डेटा भेज सकता है यहाँ पे, या फिर ये जो डेटा बस है, ये डेटा बस सॉरी, ये जो मेमोरी होगी यहाँ पे वो मेमोरी, या फिर हाँ मतलब जो भी ऑपरेशन है, मान लो राइट ऑपरेशन है, तो ये प्रोसेसर अपना डेटा भेज सकता है आराम से। अब डेटा पे और काम हो सकता ये है। जो मेमोरी है वो मेमोरी अपना डेटा राइट रीड के केस में भेज सकती है, डिपेंडिंग ऑन रीड ऑपरेशन है राइट ऑपरेशन है। तो उससे क्या होगा, मान लो यहाँ पे एड्रेस लैच नहीं होती, ठीक है, नहीं होती, तो उससे क्या होता, अगर मैं यहाँ से डेटा भेजता, माइक्रो प्रोसेसर से अगर मैंने डेटा भेजा और ये एएलई यहाँ पे मान लो नहीं है, तो उस केस में क्या होगा, डेटा डेटा बस में तो पहुंच जाएगा, बट उसके साथ एड्रेस बस में भी पहुंच जाएगा। तो एड्रेस जो हमने पहले भेजा था, तो वो एड्रेस तो चेंज ही हो जाएगा ना, अगर मैंने अलग कुछ और डेटा भेज दिया। तो उससे क्या होगा कि हमारा गलत डेटा आ जाएगा। ठीक है, तो उससे क्या हो, इसलिए क्या होता है कि जब मैंने यहाँ पे मेमोरी लगा रखी है और यहाँ पे एएलई रीसेट है, सेकंड और थर्ड पार्ट चल रहा है क्लॉक का, तो उससे क्या होगा कि ये यहाँ से फर्दर डेटा पास होने को रोक देगा। डेटा जो मैंने यहाँ से भेजा डेटा, तो वो डेटा यहाँ तो चला जाएगा, बट वो डेटा इधर नहीं जाएगा। और ये जो एएलई होता है वो उसको स्टोर करा के रख लेता है, जो लास्ट एड्रेस होता है फर्स्ट क्लॉक में, जो भी एड्रेस आता है उसको स्टोर करा के रख लेता है, और वही उसको यहाँ पे पास करता रहता है। तो यहाँ पे तो हमेशा हमको एड्रेस ही मिलेगा, जो भी, जैसे ये 05 एड्रेस है हमारे एग्जांपल में, तो ये हमेशा 05 ही भेजता रहेगा। तो इसको 20 यहाँ से मिलेगा, 05 यहाँ से मिलेगा, तो अल्टीमेटली इसको एड्रेस 2005 मिलता रहेगा हमेशा। ठीक है, क्योंकि इसने स्टोर करा के रख लिया फर्स्ट साइकिल के बाद से। और सेकंड और थर्ड साइकिल में यहाँ से डेटा जो भी जाना है या आना है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल में डेटा रीड हो रहा है, तो 4F डेटा रीड होता रहेगा। तो ये जो 4F डेटा यहाँ पे रीड हुआ ना, इस 4F डेटा के रीड होने से यहाँ पे कुछ फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि उस केस में यहाँ पे ये बंद हो गया था, बस ये अपना ही डेटा भेजे जा रहा था, लैच। ठीक है, तो इस तरह से एएलई पिन काम करती है, और ये लैच यहाँ पे काम करता है। एक्टिव इनएक्टिव कब हो जाता है? मतलब जब फर्स्ट साइकिल चलेगी, जब भी फर्स्ट क्लॉक का फर्स्ट पार्ट चल रहा होगा, तो क्लॉक के फर्स्ट पार्ट में एएलई पिन पहले एड्रेस एक्टिव रहती भेजाएगी। है, सेट होती है, एक्टिव होती है। ठीक है, तो जैसी ही एक्टिव होती है तो ये ट्रांसपेरेंट की तरह काम करता है, इसके होने या ना होने से फर्क नहीं पड़ता। तो जो भी यहाँ पे एड्रेस आएगा, वो एड्रेस यहाँ पे एड्रेस बस में पास हो जाता है। ठीक है, और जैसे ही सेकंड पार्ट क्लॉक का सेकंड पार्ट क्लॉक का चल रहा होगा या थर्ड पार्ट क्लॉक का चल रहा होगा, तो अ, ये डेटा, मतलब ये जो यहाँ पे ये रीसेट हो जाएगा एएलई सबसे पहले, और जैसे ये रीसेट हुआ तो ये लेच डिसेबल हो जाएगी, ट्रांसपेरेंसी इसकी चली जाएगी, ये जो भी इसके पास एड्रेस आया था वही एड्रेस ये अब भेजती रहेगी हर बार। और ये जो हमने डेटा यहाँ से, अब हम यहाँ पे सेफली डेटा पास कर सकते हैं। तो सेकंड और थर्ड साइकिल में डेटा पास होता है या डेटा रीड होता है। ठीक है, तो वो जो भी हमने डेटा रीड या राइट किया, वो डेटा अब एड्रेस को चेंज मॉडिफाई नहीं करता। ठीक है, सबसे पहले तो एड्रेस भेजाएगा ना डेटा रीड करने के लिए। हाँ मैं वही कह रहा हूँ, अगर हमने यहाँ पे एड्रेस लैच नहीं लगाया होता, तो उससे नुकसान ये हो जाता कि जो भी मैंने एड्रेस भेजा वो एड्रेस मॉडिफाई हो जाता ना, क्योंकि सिंगल सिंगल लाइन यूज कर रहे हैं ना हम। तो वो सिंगल लाइन से जब डेटा आएगा, तो वो डेटा एड्रेस में भी जाएगा और डेटा में भी, इसीलिए इसीलिए हमने यहाँ पे ये लैच यूज किया है। तो ये एएलई का काम है। ठीक है, अब ये 6 तरह के हमने डिवीजन करे थे, तो एड्रेस बस बता दिया, डेटा बस हो गया। कंट्रोल एंड स्टेटस सिग्नल्स देख लेते हैं। ठीक है, कंट्रोल एंड स्टेटस सिग्नल्स में हमने एएलई तो देख ही लिया, एएलई कैसे काम करता है। तो ये एक एएलई हो गया। इसमें क्या होता है, कंट्रोल एंड स्टेटस सिग्नल में 3 कैटेगरीज है। ठीक है, एक कैटेगरी है स्पेशल सिग्नल, जो कि एएलई है। ठीक, उसके बारे में पता चल गया। उसके बाद दो कंट्रोल सिग्नल्स हैं, रीड और राइट वाले, और आ, 3 स्टेटस सिग्नल्स हैं, आईओ एम बार, S1, और तीसरा S0। ठीक है, तो देख लेते हैं एक एक करके क्या है। एएलई तो पता चल गया, इसके बाद रीड राइट देख लेते हैं एक बार। तो रीड राइट में अगर मेरे को डेटा रीड करवाना है, तो मैं रीड पिन का यूज करूंगा, और डेटा राइट करवाना है तो मैं राइट पिन का यूज करूंगा। एक साथ रीड और राइट दोनों नहीं हो पाएंगे, या तो रीड होगा या राइट होगा, या दोनों में से कुछ भी नहीं होगा, दोनों एक साथ नहीं होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे इसमें बार लगा होता है, इस बार का क्या मतलब है कि जनरली क्या होता है कि कोई भी पिन है, अगर वो कोई भी पिन है तो वो 1 पे इनेबल होती है जनरली। ठीक है, और 0 पे डिसेबल होती है, रीसेट होती है, या फिर रीसेट भी कह सकते हैं। ठीक है,
बट यहाँ पे बार लगने का ये मतलब है कि ये 1 पे नहीं है, 0 पे इनेबल होगी। ठीक है, और ऐसे ही राइट में लगा है बार, तो इसका भी मतलब ये है कि ये 0 पे इनेबल होगी। इसका कुछ खास रीजन नहीं है, रीजन बस ये हो सकता है कि उन्हें एक एक्स्ट्रा नॉट गेट लगाना पड़ता, इसीलिए उन्होंने बचा के डायरेक्टली बार ही यूज कर लिया। ठीक है। तो ये रीड और राइट पे बार लगा हुआ है। ठीक है, इसे एक्टिव लो भी बोलते हैं। ये जो बार लगा होने का मतलब ये भी है एक्टिव लो, मतलब ये 0 पे एक्टिव होगा, लो पे एक्टिव होगा, ये है इसका मीनिंग। ठीक है, अब जो हम रीड राइट करते हैं, ये रीड राइट हम या तो मेमोरी से कर सकते हैं, ठीक है, या फिर हम आईओ डिवाइसेस से रीड राइट कर सकते हैं, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से। ठीक है, तो अ, इसके लिए हम यूज करते हैं ये वाली पिन, स्टेटस सिग्नल पिन है एक, आईओ और एम बार। मतलब ये आईओ और स्लैश एम बार लिखने का क्या मतलब है कि अगर 1 होगा तो इनपुट आउटपुट से होगा, और अगर 0 होगा, बार है क्योंकि, तो मेमोरी से रीड होगा। सिंपल सा मीनिंग इसका ये है। ठीक है, तो हम इस रीड और राइट को आईओ और एम बार के साथ यूज करता है। मतलब अगर आईओ 1 है और रीड 0 है, मतलब आईओ और एम बार वाली जो पिन है ये 1 है और रीड वाली पिन 0 है, इसका मतलब रीड होगा, रीड होगा। और अगर राइट वाली पिन 0 है तो राइट होगा, आईओ से राइट रीड होगा। ठीक है, अब अगर ये वाली पिन, ये वाली जो पिन है, इसकी वैल्यू अगर 0 है ना, तो इसका मतलब मेमोरी से होने वाला है। अब मेमोरी से क्या होना है, रीड होना है तो ये 0, राइट होना है तो ये 0, दोनों एक साथ 0 नहीं होंगे। ठीक है, ये गलत है, एक टाइम पे एक ही होगा। ठीक, इसके बाद S1 और S0 होते हैं, ये भी इसी तरह की पिंस होती हैं जिससे पता लगता है कि कौन सा ऑपरेशन कहाँ पे करना है। ठीक है, बट ये छोटे सिस्टम्स में यूज नहीं होता, ये बड़े सिस्टम्स में यूज होता है बाकी ऑपरेशंस को आइडेंटिफाई करने के लिए। ठीक है, अभी हमारे जरूरत का चीज नहीं है। इसके बाद फोर्थ है पावर सप्लाई एंड क्लॉक फ्रीक्वेंसी पिंस। ठीक है, तो वीसीसी तो पता ही है कि +5 वोल्ट पे काम करता है, तो ये वीसीसी पिन हो गई। वीएसएस ग्राउंड पिन, ग्राउंड पिन भी चाहिए, कहीं से पॉजिटिव दोगे कहीं से नेगेटिव दोगे तो वो ग्राउंड पिन हो गई। इसके बाद क्लॉक इन और क्लॉक आउट, इसका देख लेते हैं कि सबसे पहले तो एक ही माइक्रो प्रोसेसर को चलने के लिए क्लॉक देनी पड़ती है, तो क्लॉक देने के लिए हम ये X1 और X2 पिंस का यूज करते हैं। ठीक है, ये पिन का कैसे यूज करते हैं एक बार मैं इसको बता देता हूँ जूम करके। इसमें क्या होता है कि 3 मेगाहर्ट्ज चाहिए होता है ना, तो हम यहाँ पे क्रिस्टल यूज करते हैं। ये क्रिस्टल क्लॉक पल्स जनरेट करता है 3 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी की। ठीक है, फिर ये X1 और X2 से आती है और ये डिवाइड हो जाती है दो में, और हमें इसको मिल जाती है, हम इसमें माइक्रो प्रोसेसर में हमें मिल जाती है 3 मेगाहर्ट्ज। इसीलिए और मतलब ये 3 मेगाहर्ट्ज पे ही काम करती है, इसीलिए हमने यहाँ पे 6 मेगाहर्ट्ज दी होती है, क्योंकि ये डिवाइड होनी होती है दो में। ठीक है, इस तरह से ही काम करती है। ये हो गई क्लॉक पल्स, ये जो सीपीयू को इनपुट मिल रही है। ठीक है, अब ऐसा हो सकता है कि कोई डिवाइस ऐसा हो जिसको हमें क्लॉक के साथ, मतलब सीपीयू हमारे माइक्रो प्रोसेसर के साथ सिंक्रोनाइज करना है। ठीक है, तो सिंक्रोनाइजेशन के लिए हम यूज करते हैं क्लॉक ही। अब अगर सीपीयू उसको सिंक्रोनाइज करेगा तो हमें एक पिन मिलती है क्लॉक आउट, जिसका मतलब होता है जिसको हम यूज करके इसकी क्लॉक सी, मतलब ये जो हमारा माइक्रो प्रोसेसर है इसकी क्लॉक को यूज करके, इसकी क्लॉक को यूज करके बाकी डिवाइसेस को कंट्रोल कर सकता है। इसीलिए ये क्लॉक आउट है। एक तो क्लॉक इन मिल गई X1 X2 से, अभी जो क्लॉक इन मिली है इसको अगर फर्दर हमें पास करना है तो उसके लिए हम क्लॉक आउट यूज करते हैं, सिंपल सी चीज है। तो ये हो गया पावर सप्लाई एंड क्लॉक फ्रीक्वेंसी पेंस। ठीक है, इसके बाद फिफ्थ कैटेगरी है एक्सटर्नली इनिशिएटेड सिग्नल्स। मतलब ये सिग्नल्स वैसे हैं जो बाहर से मिलते हैं। ये सिग्नल्स माइक्रो प्रोसेसर जनरेट नहीं करता, बाहर से जनरेट होते हैं। ठीक है, इनको जनरली इंटरप्ट्स भी बोलते हैं। इनपुट करवाता है, यूजर देता है। मतलब हाँ, मतलब बाहर से आते हैं इन शॉर्ट। तो सबसे पहले इसके सब पार्ट है इंटरप्ट्स। ठीक है, इंटरप्ट का मतलब है कि अगर कोई अभी से मतलब कोई प्रोग्राम चल रहा है, अभी एग्जीक्यूशन में है, तो उसको रोक कर कोई दूसरा काम करवाना हो, तब इंटरप्ट पिंस काम आती हैं, इंटरप्ट सिग्नल्स काम आते हैं। ठीक है, तो ये अ, 5 तरह के इंटरप्ट्स हैं। ठीक है, सबसे पहला INTR, RST 5.5, 6.5, 7.5 और ट्रैप। इसमें ट्रैप की सबसे ज्यादा प्रायोरिटी है, सबसे कम प्रायोरिटी INTR की होती है। INTR में क्या होता है, इसका मीनिंग होता है इंटरप्ट रिक्वेस्ट, इंटरप्ट रिक्वेस्ट। ठीक है, तो इंटरप्ट रिक्वेस्ट का क्या मतलब है कि अगर कोई भी प्रोग्राम अभी सीपीयू मेरा चला रहा है, मतलब माइक्रो प्रोसेसर अभी कोई भी प्रोग्राम रन कर रहा है, तो कोई अगर दूसरा डिवाइस या कोई दूसरा प्रोग्राम है जो
प्रोग्राम कंट्रोल चाहता है, मतलब वो चाहता है कि अभी कंट्रोल प्रोग्राम जो अभी करंटली एग्जीक्यूटिंग है उससे हटके इसको मिल जाए, दूसरे डिवाइस या दूसरे प्रोग्राम को, हाँ कोई चीज प्रायोरिटी वाली आ जाए, तो उस वो चाहता है। तो उसके लिए वो क्या करता है कि वो रिक्वेस्ट भेजेगा, इंटरप्ट रिक्वेस्ट भेजेगा कि आप अपना प्रोग्राम रोक कर मेरे को कंट्रोल दे दो। तो अब सीपीयू की मर्जी है कि वो इंटरप्ट रिक्वेस्ट को अलाउ करता है या नहीं करता, अप्रूव करता है या डिनाई कर देता है, ठीक है। तो वो एक्नॉलेजमेंट के थ्रू बताता है उस प्रोग्राम या उस डिवाइस को कि उसने अलाउ किया या नहीं। तो अगर उसने डिसेबल मतलब जो भी किया वो आईएनटी ए पिन के थ्रू वो भेजता है, आईएनटी ए बार पिन के थ्रू वो एक्नॉलेजमेंट भेजता है, ठीक है, कि उसने अलाउ किया या नहीं किया। अलाउ कर दिया तो उसको प्रोग्राम कंट्रोल मिल जाएगा, नहीं किया तो नहीं मिलेगा, ठीक, सिंपल सी चीज। अब ये आई एन टी आर जो है ये तो इनपुट है जो प्रोग्राम ने या डिवाइस ने भेजा, और ये जो आई एन टी ए है क्योंकि सीपीयू भेज रहा है तो ये आउटपुट है, ठीक है। इसके बाद ये जो आर एस टी 5.5 6.5 7.5 है इनको हम बोलते हैं वेक्टर वेक्टर्ड इंटरप्ट, ठीक है। वेक्टर्ड इंटरप्ट का क्या मीनिंग है कि इसमें भी यही होता है कि कोई प्रोग्राम या कोई रूटीन कंट्रोल मांगता है प्रोसेसर से, ठीक है, बट ये जो कंट्रोल इसने मांगा ये प्रोग्राम कंट्रोल अगर सीपीयू ने दिया तो वो किसी एक पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन पर जाकर कंट्रोल को छोड़ेगा, मतलब एक डायरेक्शन में जाके छोड़ेगा, ठीक है। तो वो एक डायरेक्शन में छोड़ रहा है, डायरेक्शन है कुछ, इसीलिए इसको वेक्टर्ड इंटरप्ट बोलते हैं। वेक्टर स्केलर पढ़ा था ना, वेक्टर में डायरेक्शन होती है तो इसीलिए इसको वेक्टर्ड इंटरप्ट बोलते हैं। किसी एक रूटीन एक डायरेक्शन मतलब एक डायरेक्ट कर देता है वो प्रोग्राम कंट्रोल को किसी रूटीन की तरफ या किसी मेमोरी लोकेशन की तरफ, ठीक है। और इसमें ये जो 5.5 6.5 7.5 है ये प्रायोरिटी है, ठीक है, सबसे ज्यादा प्रायोरिटी 7.5 की होती है। और इसके बाद आता है सबसे ज्यादा प्रायोरिटी वाला ट्रैप, ठीक है। ट्रैप नॉन मास्केबल होता है इंटरप्ट, नॉन मास्केबल इंटरप्ट होता है। नॉन मास्केबल का मतलब है कि अगर किसी प्रोग्राम ने या किसी रूटीन ने ट्रैप भेजा माइक्रो प्रोसेसर को, तो माइक्रो प्रोसेसर को अपना करेंटली रनिंग प्रोग्राम छोड़ना ही पड़ेगा, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। नॉन मास्केबल है, वो कुछ नहीं कर सकता, उसको छोड़ना ही पड़ेगा, प्रोग्राम कंट्रोल उसको देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हाईएस्ट प्रायोरिटी का है। तो प्रायोरिटी आईएनटीआर से बढ़ती है ट्रैप की तरफ, ठीक है। तो ये हो गया इंटरप्ट। और अच्छा आरएसटी में हमें रिक्वेस्ट नहीं जाती, डायरेक्ट वो हो जाता है अगर अगर आरएसटी नहीं उसमें एक्नॉलेजमेंट की जरूरत नहीं है, ठीक है। डायरेक्ट। हम्म। इसके बाद होल्ड रिक्वेस्ट होती है एक। होल्ड रिक्वेस्ट का क्या मतलब है कि जैसे मेरा ये माइक्रो प्रोसेसर है, ठीक, ये मेरा एक डिवाइस है और ये मेरा दूसरा डिवाइस है। मान लो यहाँ पे मेरा कीबोर्ड या माउस कुछ भी ऐसा कोई डिवाइस है और यहाँ पे मेरा मेमोरी है, ठीक है। अब होता क्या है कि ये जो डेटा ट्रांसफर वाली चीजें होती हैं ये भी माइक्रो प्रोसेसर करता है कंट्रोल, ठीक है। मतलब माइक्रो प्रोसेसर ही एड्रेस और डेटा वगैरह भेज लेता है या रीड करता है या राइट करता है, ठीक है। तो अब अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती है जिसमें कोई डिवाइस है वो डायरेक्ट एक्सेस चाहता है मेमोरी की, ठीक है, तो वो जो भी डिवाइस है वो माइक्रो प्रोसेसर को होल्ड रिक्वेस्ट भेजेगा और वो बोलेगा कि डेटा और एड्रेस लाइंस खाली कर दो, तुम बीच में बताओ मेरे को डायरेक्टली एक्सेस करने दो मेमोरी को, ठीक है। तो वो होल्ड रिक्वेस्ट भेजता है। तो फिर अगर इसने अलाउ कर दिया, और अलाउ और डिनाई किससे करता है वो, एच एल डी ए पिन से। एच एल डी ए मतलब होता है होल्ड एक्नॉलेजमेंट, जैसे आई एन टी आर और आई एन टी ए था उसी तरह से यहाँ पे भी होल्ड एक्नॉलेजमेंट होता है, इस पिन से वो एक्नॉलेज या डिनाई करता है, ठीक है। तो आउटपुट कहाँ से आता है, तो आउटपुट है। क्या, हाँ ये आउटपुट है, ये तो जा रहा है ना एक्नॉलेजमेंट। तो इनपुट कहाँ हाँ से आता इनपुट कहाँ बोला मैंने, है, आ कहाँ से आता है। ये तो डिवाइस से आएगा ना, आउटपुट है ये। एच एल डी ए मतलब माइक्रो प्रोसेसर भेजेगा, अच्छा, ठीक है। तो कहने का आ, मतलब ये है जब हमें हम्म, होल्ड करवाना है तो होल्ड की एज की होती है कि कैसे भी। ये इंटरप्ट भेजेगा होल्ड की पे, मतलब होल्ड पिन पे 1 भेजेगा तो वो रिक्वेस्ट मांग रहा है। अगर इसने वापस से भेज दिया तो इसका मतलब इसने अलाउ कर दिया, इंटरप्ट इस भेजा तरह है की। किसी हाँ, ठीक है। तो होल्ड पिन या होल्ड सिग्नल इसलिए यूज होता है डायरेक्ट एक्सेस के लिए, इसको डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस भी बोलते हैं, डीएमए, ठीक है। इसके बाद आती है रेडी पिन। रेडी पिन का क्या मतलब है, अगर मैंने बताया था कि क्लॉक वगैरह यूज करते हैं हम सिंक्रोनाइजेशन के लिए, है ना। उसके साथ साथ कभी ऐसा हो सकता है कि माइक्रो प्रोसेसर है वो किसी माउस या कीबोर्ड या किसी स्लोअर पेरिफेरल से कनेक्टेड है, ठीक है। तो वो क्या कर मतलब अगर इसने कुछ एक्सेस मांगा, ठीक है, जैसे
कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहा था माइक्रो प्रोसेसर, उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते करते एक इंस्ट्रक्शन आया जो कि चाहता है कि एक पेज प्रिंट करो, या फिर मेमोरी एक्सेस मांग रहा है। ठीक है, मेमोरी एक्सेस मांग रहा है कि मेमोरी को एक्सेस करो। अब जब ये मेमोरी एक्सेस करेगा तो ये धीरे धीरे डेटा आएगा यहाँ पे। अब ये धीरे धीरे डेटा आएगा, इतने में माइक्रो प्रोसेसर बहुत आगे पहुंच चुका होगा प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन करते करते, क्योंकि माइक्रो प्रोसेसर की स्पीड बहुत तेज है। तो ये स्लोअर पेरिफेरल क्या करता है, एक रेडी सिग्नल भेजता है। ठीक है, तो जब तक रेडी जीरो रहेगा तब तक माइक्रो प्रोसेसर होल्ड पे रहेगा या वेट पे रहेगा। ठीक है, वेट पे रहेगा, इससे याद कर लो, नहीं तो ऊपर वाले होल्ड से कंफ्यूज हो जाओगे। तो रेट वेट पे रहेगा। ठीक है, और जैसे ही यहाँ पे रेडी पिन ने वन भेजा, तो इसका मतलब ये स्लोअर पेरिफेरल रेडी हो गया है, और ये फिर माइक्रो प्रोसेसर अपना आगे काम कर सकता है। ये रेडी पिन का यूज है। डिले के लिए यूज हाँ, इन शॉर्ट रोकने के लिए, वेट कराने के लिए। ठीक है, इसके बाद रीसेट पिन है। रीसेट पिन का क्या मतलब होता है कि जैसे हम माइक्रो प्रोसेसर है हमारा, उसका हमें रीसेट करना है। ठीक है, तो एक बटन, रीसेट बटन लगा देते हैं रेड कलर का, उसको प्रेस करने से रीसेट पिन पे वन चला जाता है, सॉरी जीरो चला जाता है। तो जैसे रीसेट पिन पे जीरो जाएगा, क्योंकि इस पे बार लगा हुआ है इसीलिए जीरो पे रीसेट होगा वो, तो जीरो चला जाता है। जीरो चलने से ये माइक्रो प्रोसेसर रीसेट हो जाएगा। रीसेट होने पे क्या होगा कि जो प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू है वो जीरो जीरो हो जाएगी। ठीक है, और माइक्रो प्रोसेसर हमारा पूरा रीसेट हो जाएगा। ठीक, अब ऐसा कभी सिचुएशन हो सकती है कि मेरा माइक्रो प्रोसेसर है, उससे और भी डिवाइसेस कनेक्टेड है। ठीक है, इस तरह से कुछ। अब मैं चाहता हूँ कि जब मैं अपना माइक्रो प्रोसेसर रीसेट करूँ तो इनको पता लग जाए कि इन्हें भी कुछ करना है। मान लो इन्हें भी मेरे को रीसेट करना है, कि जब माइक्रो प्रोसेसर रीसेट हो तो ये वाले डिवाइसेस भी रीसेट हो जाए। तो उसके लिए मैं रीसेट आउट पिन यूज करता हूँ। तो उससे क्या होगा, जैसे ये रीसेट होगा तो यहाँ से वन जाएगा और इनको वन मिलेगा अपनी रीसेट इनमें। हाँ, और फिर ये और बाकी डिवाइसेस भी, जो भी डिवाइसेस कनेक्टेड थे वो भी रीसेट हो सकता है। ये रीसेट पिन का यूज था। ठीक है, तो ये 6 कैटेगरीज थी एक्सटर्नली इनिशिएटेड सिग्नल्स के लिए। ठीक है, और लास्ट कैटेगरी है सीरियल इनपुट आउटपुट पोर्ट्स। ठीक है, तो होता क्या है, जैसे हमारी एड्रेस और डेटा पिंस थी, तो उसमें क्या होता है कि वो पैरेलल पिंस होती हैं, है ना। पैरेलल पिंस होने का क्या मतलब है कि डेटा एक एक बिट जो है एक साथ ट्रांसफर होगी। जैसे 16 बिट्स थी एड्रेस की, तो 16 की 16 बिट्स एक एक करके हर लाइन पे ट्रांसफर होंगी एक साथ। ठीक है, तो वो पैरेलल ट्रांसफर है। ऐसी डेटा की 8 बिट्स हैं, तो डेटा की 8 बिट्स एक साथ ट्रांसफर होती हैं। ठीक है, बट सीरियल का क्या मतलब होता है, तो ये पैरेलल डेटा ट्रांसफर था अभी तक। तो सीरियल डेटा ट्रांसफर का क्या मतलब होता है, एक पिन मिलेगी आपको सीरियल आईडी, और एक मिलेगी सीरियल ओडी, मतलब सीरियल इनपुट डेटा और सीरियल आउटपुट डेटा। तो इससे क्या होगा कि ये वाली जो पिन है, ये वाली पिन को अगर आप यूज करोगे तो आप एक ही लाइन को यूज करके बिट सीरियली भेज सकते हो। जैसे डेटा भेजना है तो डेटा आप इस तरह से, 8 बिट्स हो गई ना ये, तो इस तरह से आप सीरियली डेटा भेज सकते हो। अलग अलग लाइंस में एक साथ नहीं भेजोगे। मतलब कभी कभी तो ऐसा हो आपको जाता है, इसमें हर बार आपको एड्रेस नहीं डालना पड़ेगा, ऐसा कुछ होता था ना। नहीं डाल ऐसा कुछ नहीं है। मतलब एड्रेस तो बतानी पड़ेगा वही अगर करना है स्टार्टिंग तो। एड्रेस डाल देते हैं तो डालना तो पड़ेगा ही एड्रेस। मतलब ये है कि सीरियली अगर हम डेटा ट्रांसफर करते हैं तो वो जनरली फास्ट होता है पैरेलल से। ये है बस। ठीक है, इवन इन आउट पैरेलल पैरेलल से फास्ट होता है सीरियली, और एडवांस्ड होता है, इसीलिए हम सीरियली कभी कभी यूज कर लेते हैं एक साथ डेटा भेजने के लिए। इनपुट का मतलब है डेटा, अगर हमें सीरियली इनपुट लेना है माइक्रो प्रोसेसर में तो एसआईडी यूज करेंगे, और भेजना है तो एसओडी यूज करेंगे। बस इतना सा था सीरियल इनपुट आउटपुट पोर्ट्स का। ठीक है, तो ये पिन कॉन्फ़िगरे मतलब ये अभी सारी पिन्स के बारे में पढ़ लिया। ठीक है, तो ये पिन डायग्राम है ना। इसमें वही सब पिंस जो अभी हमने पढ़ी है वही सब है कि यहाँ से पावर इनपुट है, यहाँ से ग्राउंड है। ठीक है, ये हो गया वो क्लॉक जो इनपुट हो रही थी। ये सीरियल इनपुट आउटपुट पोर्ट जो भी पढ़े, एस आई डी एस ओ डी। इसके बाद ये एड्रेस, हायर ऑर्डर एड्रेस बस है A8 से A15 तक। ये मल्टीप्लेक्स एड्रेस डेटा बस है AD0 से AD7 तक। ठीक है, जो डेटा और एड्रेस दोनों के लिए यूज होती है। इसके बाद ये ALE हो गई। ALE बताता है कि कब, मतलब पहले फर्स्ट क्लॉक के पार्ट में, क्लॉक के फर्स्ट पार्ट में वो एड्रेस की तरह यूज होगी, और सेकंड के पार्ट में वो डेटा की तरह यूज होगी। तो ये ALE हो गई। S0 S1 बताता है स्टेटस पिन्स होती हैं, अगर कुछ और ज्यादा आइडेंटिफाई करने हैं स्टेटसेस, मतलब कौन सा ऑपरेशन करना है उसके लिए। इसके बाद IO और M बार पता ही है कि मेमोरी से रीड करना है या IO से रीड करना है या राइट करना है। और ये रीड और राइट बताता है कि रीड करना है या राइट करना है, सिंपल।
इसके बाद ट्रैप, आर एस टी 6.5, आर एस टी 5.5 और आई एन टी आर देख ही लिया हमने। रेडी का क्या मतलब था कि अगर कोई स्लो पेरिफेरल है तो उसको वो तब तक रेडी नहीं करेगा जब तक उसका काम नहीं हो जाता स्लोअर पेरिफेरल का, ठीक है। जैसे ही काम हो जाएगा रेडी पिन पे 1 भेज देगा, प्रोसेसर अपना आगे काम यूज कर सकता है। होल्ड का क्या मतलब था, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस चाहिए था, है ना। रीसेट का मतलब माइक्रो प्रोसेसर को रीसेट करना है। INTA ये इंटरप्ट का एक्नॉलेजमेंट भेजता था, INTA। और होल्ड HLDA ये होल्ड रिक्वेस्ट का एक्नॉलेजमेंट भेजता था, ठीक है। रीसेट आउट कि अगर मैंने ये रीसेट किया तो हो सकता है कि मैं चाहता हूँ कि बाकी डिवाइसेस भी इसके साथ रीसेट हों या और कोई कोई कुछ और टास्क परफॉर्म करें, तो उसके लिए रीसेट आउट पिन का यूज कर सकते हैं। और क्लॉक आउट सिंक्रोनाइज करने के लिए बाकी डिवाइसेस को इस क्लॉक माइक्रो प्रोसेसर की क्लॉक से, ठीक है। तो ये है पिन डायग्राम, ठीक। ये ALE वगैरह तो देख ही लिया। और ये लास्ट में अब आर्किटेक्चर आता है। ये ब्लॉक डायग्राम है पूरे माइक्रो 8085 माइक्रो प्रोसेसर का। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, यहाँ पे टाइमिंग एंड कंट्रोल है और यहाँ पे वही सारी पिन्स हैं जो उधर हमने अभी देखी थी। X1 X2 क्लॉक के लिए, क्लॉक आउट रेडी, रीड राइट ALE, S0 S1 IO एम बार, होल्ड HLDA, रीसेट रीसेट आउट, सब कुछ वही है। पावर और पावर सप्लाई और ग्राउंड सब इधर ही है। ये एक्यूमुलेटर में पता ही है मेन रजिस्टर होता है डेटा रिजल्ट स्टोर करने के लिए। ये टेम्परेरी रजिस्टर हो गया। ये फ्लैग रजिस्टर्स हैं जो प्रोग्रामिंग मॉडल में पढ़े थे। ये ALU है, हाँ ALU सारे अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस करता है। ये इंटरप्ट कंट्रोल है जो अभी इंटरप्ट्स पढ़े थे सारे, INTR INTA RST वगैरह और ट्रैप। ये सीरियल इनपुट आउटपुट कंट्रोल है जो SID और SOD पढ़ा था सीरियल डेटा ट्रांसफर के लिए। ये एड्रेस बस हो गई जो एड्रेस बफर में स्टोर कर लेता है। ये एड्रेस और डेटा जो मल्टीप्लेक्स बस थी ये वो है, ठीक है। और ये हमारे जनरल पर्पज रजिस्टर्स हो गए इतने। ये W और WZ टेम्परेरी रजिस्टर्स हैं। ये हम प्रोग्रामर यूज़ नहीं कर सकता इनको, अ, मतलब इंटरनली यूज़ होता है, को एक्सेस नहीं कर सकते हम लोग इसको। ये स्टैक पॉइंटर हो गया कॉल स्टैक को ट्रैक करने के लिए। ये प्रोग्राम काउंटर हो गया जो कि सीक्वेंस मतलब प्रोग्राम किस सीक्वेंस में रन करना है वो बताता है। ये इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट और एड्रेस लैच है जो हमने अभी एड्रेस लैच देखी थी वो चीज़। और यहाँ पे इंस्ट्रक्शन रजिस्टर है ये, ठीक है। एक एक इंस्ट्रक्शन जो उठता जाएगा वो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में आता जाता है और फिर वो इंस्ट्रक्शन डिकोड होता है यहाँ पे इंस्ट्रक्शन डिकोडर में, ठीक है। अभी जो इंस्ट्रक्शन डिकोडर है ये दो तरह के होता है। एक होता है हार्ड वायर्ड, ठीक है। हार्ड वायर्ड इंस्ट्रक्शन डिकोडर जो होता है उसमें क्या होता है कि हम लॉजिक गेट्स की हेल्प से पता लगाते हैं, मतलब सर्किट होता है पूरा एक्चुअल फिजिकल सर्किट होता है इस डिकोडर के अंदर। और वो डिटेक्ट करता है कि जो भी इंस्ट्रक्शन आया है उसको उससे एक्चुअली क्या काम करवाना है। तो वो लॉजिक गेट्स के थ्रू पता लगता है, ठीक है। मतलब पूरा लॉजिक गेट का यहाँ पे सर्किट होता है डिकोडर में, वो पता लगाता है, तो उसको बोलते हैं हार्ड वायर्ड, ठीक है। दूसरा होता है माइक्रो प्रोग्राम डिकोडर होते हैं कुछ। माइक्रो प्रोग्राम डिकोडर में क्या होता है कि वहाँ पूरे सर्किट के बजाय सिर्फ एक सॉफ्टवेयर होता है। वो सॉफ्टवेयर को आप इनपुट दो एक इंस्ट्रक्शन और वो उस पे क्या वो उसको डिकोड करके दे देता है सॉफ्टवेयर, ठीक है। बस इतना डिफरेंस है, यहाँ पे सॉफ्टवेयर यूज होता है, वहाँ पे एक्चुअल लॉजिक सर्किट यूज होता है, ठीक है। ये दो तरह के होते हैं। बस ऐसे ही बता दिया, ये सिलेबस का पार्ट नहीं है, ये CO का पार्ट था। तो ये पूरा आर्किटेक्चर है, इसको याद कर लेना। ये जो भी एड्रेस बसेस या सिस्टम बस यूज़ हुई हैं इनकी थोड़ी पोजीशन देखनी पड़ेगी, बना के देख लेना बस। तो ये पूरा माइक्रो प्रोसेसर जो हमारे सिलेबस में है वो ख़त्म हो गया, ठीक है। कुछ लैब प्रोग्राम्स हैं और कुछ एक न्यूमेरिकल वो जो मैंने बताया था 2 to the power D इंटू एन वाला, ओ सॉरी फिर से गलत लिख दिया। 2 to the power n इंटू डी, यहाँ पे n है एड्रेस पिंस और डी है डेटा पिंस। इस फॉर्मूले को याद कर लेना, इस पे न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं। टोटल मेमोरी होता है ये, और ये होती है याद रखना बिट्स में, ठीक है। ये डी है। तो ये फॉर्मूले पे कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, वो न्यूमेरिकल्स कर लेना। उसमें हैंड नोट्स जो हैं सर की, हैंड नोट्स जो सर ने भेजे थे उसमें कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, वो चीज़ देख लेना, ठीक है।